गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। मुझे बहुत स्टूडेंट ने आपको ये मैसेज किया है कि सर आप प्रीलिम के बारे में प्रॉपर्ली बता देते हो लेकिन हमें मेंस के बारे में प्रॉपर्ली नहीं बता रहे हो कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें। बिकॉज आपको इवेंचुअली क्या करना है, एग्जाम निकालना है और एग्जाम आपको जैसा कि पता है प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू का 3 स्टेज होता है। अगर मेंस में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप भूल जाइए कि आपका प्रीलिम में पाया हुआ सक्सेस फिर से काम आने वाला है, आप वही विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। इसीलिए आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि मेंस पे हम कैसे कमांड करें। और ये देखिए, प्रिलिमिनरी तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता भी है, लेकिन मेंस में कोई लक फैक्टर नहीं है। ये प्योर और प्योर हार्ड वर्क है। आप जितना आंसर लिखोगे, जितने सही तरीके से आंसर लिखोगे और जिस तरीके से अपने 6, 7, 8 महीने प्रैक्टिस की होगी, ये सारा मेहनत आपके मेंस में काम आता है। इसीलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम दिया है हाउ टू गेट अ गुड रैंक। अगर आपको किसी भी एग्जाम में, आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अब जो एग्जाम लेना ले लो, वहां पे अगर हमें अच्छा रैंक चाहिए तो हाई मार्क्स इन मेंस हमें चाहिए ही होगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो वे अराउंड। आपको हाई मार्क्स इन मेंस चाहिए ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू में मैनेज कर लूंगा, इंटरव्यू इतना सब्जेक्टिव होता है। आपको 2 तरीके से, पहले तो आपको खुद नहीं पता आपने सब कुछ सही किया है एंड स्टिल आपको बगल वाला आदमी शायद पसंद ना करे, या हो सके आप हर दिन सब कुछ सही करते थे, उस दिन फॉर सम रीजन आपसे चूक हो गई और वो आधा घंटा आपका मार्क्स डिसाइड कर देगा। लेकिन मेंस में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो ये दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए ये बात हम क्लियरली अपने मन में अभी से बैठा ले कि अगर हमें एग्जाम में, क्योंकि हम जब एग्जाम देते हैं तो हमारा मकसद ऑब्वियसली ये नहीं होता है कि बस हम एग्जाम में प्रिलिमिनरी में फुल मार्क्स ले आए। 100, मान लो आपको 200 मार्क्स का एग्जाम है तो 200 में भाई हमने ले आया 180, इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली हमें मार्क्स लाना है किसमें? तो मेंस में हाई मार्क्स लाना है। ठीक है, अब ये कैसे लाए, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, इसको बताने का बहुत ज्यादा तरीका है। मैं ही अगर 2 महीने बाद इसी चर्चे पे बात करूं तो डिफरेंट तरीके से बात कर सकता हूं, इसी चीज को मैं डिफरेंट तरीके से बोल सकता हूं। लेकिन पहले मैं स्केच करूंगा एक जनरल पैरेलल्स, एक जनरल स्ट्रक्चर, कि जैसे जब भी कोई आर्मी जाती है, कहीं भी आपको कोई अपने मिशन की हो, तो उनको एक जनरल मैप दिया जाता है। वो जब वहां पहुंच जाते हैं तो उनके बाद वहां पे उनके जो कैप्टन है, मैनेजर है, जो भी उनके आपको वहां पे उन्हें गवर्न करने के लिए होते हैं, वो प्रिसाइजली बताते हैं कि अब तुम्हें ये करना, ये करना, ये करना है। तो पहले हम अपना मैप तैयार करेंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल गिव यू आल्सो दैट पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये दिस इज माई, आपको बाय द वे टेलीग्राम आईडी, आप PRJ लाइव, दिस इज PRJ लाइव, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साइंस के वीडियोस, ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, चलो पहला हमारा, आपको देखिए, जैसे जनरली आपने मुझे भी सुना होगा और बहुत सारे टॉपर्स को या बहुत सारे अच्छे मेंटर्स को आपने सुना होगा कि सिलेबस पे पहले आपका कमांड होना चाहिए। डेफिनेटली इट गोज विदाउट सेइंग, मेंस का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो आपका सिलेबस है। बिना सिलेबस के आप मेंस में अच्छा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्टली वहां के वर्ड से आपको क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, और नहीं भी आता है तो उसी के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे रहता है। अगर सिलेबस कहीं भी काम आता है तो वो मेंस में काम आता है, ये याद रखिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड को चेंज किया है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि क्यूरेट योर सिलेबस। अब क्यूरेट क्यों लिखा हूं मैंने? क्यूरेट का मतलब होता है कि आपको अपने हिसाब से उसको नापना और आपको अपने हिसाब से उसको रिक्राफ्ट करना है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लो सिलेबस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा आपने, पॉलिटी के बारे में पढ़ा, तो उसमें तो बस टॉपिक्स के नाम दिए रहेंगे कि अब मान लो पॉलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्लियामेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ना है, स्पीकर्स कैसे हटता है, ये सब आपको टॉपिक दे दिया। अब ये आपके दिमाग में कैसे जाएगा कि हाँ मैंने बुक खोला लक्ष्मीकांत और पावर ऑफ स्पीकर्स पढ़ लिया और उसके बाद मेरा काम हो गया। और जब क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन यार बन क्यों नहीं रहा है, ये मैंने याद तो किया था तो बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपने प्रिपरेशन के समय इसको क्यूरेट नहीं किया अपने हिसाब से। आपको यहां पे क्या करना था, जो सिलेबस दिया हुआ है, गो बियॉन्ड दैट प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ये करना था। अब इसको कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी, पहले तो आप क्या करो, जो हर टॉपिक में आपको जब पढ़ लेते हो एक बार तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे इस चैप्टर में बहुत मजा आता है। जैसे ज्योग्राफी का ले लो, तो ज्योग्राफी में जनरली आपको हमेशा अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन, मॉनसून, ये सब पढ़ने में काफी मजा आता है। तो आपको क्या करना है,
जो जो पहले आपको मजा आता है टॉपिक, वो सारे सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ये मान लो आपको हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है, कि या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है, कि यार क्या काम किया गांधी जी, यहाँ पे बहुत सही किया, सुभाष चंद्र बोस ने कैसे आईएनए बना दिया, मतलब इस टाइप की चीजों में बहुत मजा आ रहा है। कोई टॉपिक है, उन टॉपिक को छानो पहले। इसीलिए मैंने यहां यूज किया है नीश टॉपिक। उन टॉपिक को आप छानो और उस पे पहले अपना नोट्स या आंसर लिखना शुरू करो। अब देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको सीधे बोल सकता था कि आप पॉलिटी पे नोट्स बना लो, आंसर लिख लो, हिस्ट्री पे नोट्स बना लो, आंसर लिख लो। उसमें क्या होता है, जो चीज आप पसंद करते हो ना, तो उस पसंद में ना आप अपने आप को और बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाते हो। अब ये पूरा जुआ खेलना है, मैं देख लो मैं टीचर का क्या बोल रहा हूं आपको, ये जुआ खेलना इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जब आप क्या करते हो कि जो पसंद आने वाला चीज जब पहले बना लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, हाई होता है। फिर आप तैयार हो जाते हो और भी ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता हो गया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि मैं ये काम कर सकता हूं। आपने अभी जस्ट किया है ये काम, तो इस कारण से क्या होता है कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। अब आप जो क्वेश्चन पहले ट्राई करते भी नहीं ना, अब उसको भी ट्राई करोगे। अब रुक जाओ, ये आधा अधूरा बात है। अब जो नेक्स्ट लेवल वाला हमारा ट्राई हो रहा है, ट्रायल है, इसमें आप सिर्फ ट्राई ही नहीं करोगे, इस पार्ट से जो आपने सीखा है, क्योंकि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ कुछ अच्छे पार्ट जो आपको लगते थे उसका आंसर तो ऑलरेडी लिख लिया है, तो ये आपको याद हो चुका है अच्छे से, तो एक सेट तो आपने ऑलरेडी जीत लिया है। अब इससे जो सीखा है ना, ये आप यूज करोगे इस वाले लेवल पे। तो आपका ये वाला जो आपको उतना पसंद नहीं था लेकिन मजबूरी में करना ही है, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपका इनरिच होने लगता है। तो यही हमको यहां बोला गया है, आइडेंटिफाई नीश टॉपिक्स विद इन ईच सब्जेक्ट दैट रेजोनेट, ये मतलब आपको इसे अच्छा लगता है, और उसके बाद डीप डाइव इनटू इट। डीप डाइव का आइडिया बस यही है कि आपको उस टॉपिक पे अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देना, ताकि अगले टॉपिक के लिए आप तैयार हो। तो ये आपको क्या करता है कि आपका यूनिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप अब मान लो किसी को स्वदेशी अच्छा लगता था तो उसमें वो अच्छे से लिखेगा, किसी को इसी हिस्ट्री बुक में सीडीएम पसंद था, किसी को इसी बुक में मॉडरेट्स पसंद था, किसी को इसी बुक में आपको 1857 पसंद था। तो जिसको जो जो पसंद आते जा रहा है वो अपना वो पर्सपेक्टिव डालेगा ना अपने दूसरे वाले आंसर में, तो वो यूनिक बनते जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा काम आता है। इस चीज को फिर से सुनिएगा, अभी मैं जो बताया उसको एक बार 2-3-4 बार सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ शब्द सुन के आगे निकल जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको 3-4 बार सुनिएगा, आपके अंदर मन में जाएगा ना, तो समझ पाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा आता है मास्टर द आर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। एकदम फोटो जो दिया हुआ है वही बात, कि ये आपका उजला उजला आपको एक सब्जेक्ट है, बीच में दूसरा एक लाल डाल दो यार। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि मान लो आपको मेक इन इंडिया पे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, तो अब मेक इन इंडिया पे मैंने क्या बोल दिया भाई कि जस्ट लाइक स्वदेशी मूवमेंट विच वाज कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड और इल प्रिपेयर्ड, और आपको जो ये बोल सकते हो कि वाज डन इन द मोमेंट ऑफ टाइम, कि हमें बस कोई मूवमेंट करना था, हम इसीलिए उस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड ऑन द जनरल सक्सेस नहीं कर पाए। ठीक शायद वही हमारे मेक इन इंडिया के साथ हुआ कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी टैक्स सिस्टम, लेबर लॉज ये अभी तैयार थे नहीं ठीक से, और हम मेक इन इंडिया को कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं। तो क्या इस बेसिस पे हम इससे कनेक्ट कर सकते थे? हाँ, तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक के क्वेश्चन में पेपर 3 में, यूपीएससी के पेपर में हमने डाल दिया क्या, हिस्ट्री का एक पार्ट। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस जो होता है ना, ये टीचर को काफी खुश करता है कि हाँ, ये बच्चा जो है ये बहुत ऊपर से चीजों को देख रहा है, रादर देन बस ये रट के आया है और वहां पे डाल दे रहा है। तो ये जो होता है, जैसे हिस्ट्री में पॉलिटी के डाल दो, पॉलिटी में हिस्ट्री के डाल दो। अब क्वेश्चन आपको आया हुआ है स्वदेशी मूवमेंट, वहां पे आपने डाल दिया कि राइट टू फ्रीडम का, कि स्वदेशी मूवमेंट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। तो ये कहीं से भी आप डाल सकते हो। मैं तो अभी तो मेरे दिमाग में जो भी आर्बिट्रेरी आ रहा है वो मैं बोलते जा रहा हूं, तो आइडिया में दिखा रहा हूं कि कैसे आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें जोड़नी है। कल्चर का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसमें कि आप ज्योग्राफी ना डालो, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज कहीं का भी कल्चर क्या होता है कि एज ओल्ड प्रैक्टिसेस, एंड दीज एज ओल्ड प्रैक्टिसेस आर गाइडेड मोस्टली बाय ज्योग्राफी बिसाइड अदर फैक्टर्स लाइक आपको जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एवरी अदर टाइम, बट ज्योग्राफी सबसे डोमिनेंट फोर्स होती है जो कि आपके कल्चर को डिसाइड करती है। जैसे कि मैं ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे मान लीजिए लिट्टी चोखा बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो क्यों फेमस है? मे बी बिकॉज वो आपको हाईली न्यूट्रिशियस फूड है और वो बहुत
बहुत आराम से बन जाता है, चीपली बन जाता है। तो हमें क्या होता है कि एक स्वादिष्ट भोजन जो ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है और आपके लिए न्यूट्रिशियस भी है, तो ये बन जाता है। तो अब ये शायद सोशल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा कि बिहार आपको बहुत पहले से ही आपको पॉवर्टी का दंश झेल रहा है, तो वहां से ये आपको आते गया, डिफाइन कर गया वहां के भोजन को, ठीक है। अब तो ये अलग अलग तरीका हो सकता है, मे बी आपको जैसे पंजाबी साइड में जाके देखिए तो आपको देखिएगा कि बहुत सारा खाना जो होता है आपको ऑयली होता है, लाइक घी, ये वाला होता है। क्यों? मे बी वो आपको ड्राई लैंड था, ड्राई लैंड है तो बकरी और गाय का पालन होगा ही होगा। अब बकरी पालन होगी तो दूध आना ही है, दूध आना है, तो यू गेट द आइडिया। तो अब ज्योग्राफी को कैसे देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर जगह जोड़ रहे हो, तो ये मल्टी डिमेंशनल जो इंटरकनेक्टेडनेस होता है, ये आपके आंसर को बहुत बेहतरीन बनाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आपको तीसरा लेवल पे आपको आता है कि डेवलप योर सिग्नेचर। अब देखिए, ये फोटो मैंने जानबूझ के चुना है कि ये एक बार में नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप यूनिक एकदम पहला दिन में सलमान रश्दी बन जाओगे और आप बड़े बड़े राइटर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, वो बनना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, बहुत नए बच्चों को क्या लगता है कि मैं तो पीएससी क्वालिफाइड करने जा रहा हूं, मैं यूपीएससी क्वालिफाई करने जा रहा हूं, तो मेरी तो लेखनी ऐसी होगी कि लोग हिल जाएंगे। नहीं, एकदम सिंपल लिखना है, लेकिन वो सिंपल लिखना भी कोई इजी काम नहीं है। तो शुरू में आप बहुत बार ट्राई करिएगा, फेल करिएगा, जज मत करिए अपने आप को प्लीज। कोई अगर आपको बोलता भी है कि ये बच्चे वाला आंसर है, लेट इट बी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब वो अपना पहला वाला स्टेज करते रहोगे जो हमने बात की थी, तो आपका जो होता है, जो आंसर का क्वालिटी है वो बढ़ेगा। बस हमें क्या ध्यान देना, 3 वर्ड पे हमें ध्यान देना। पहला, हमारा जो आंसर होना चाहिए बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं हैंड राइटिंग वाला क्लियर, वो भी होना चाहिए, लेकिन वो उतना मुख्य बात नहीं है। क्लियर का मतलब ये होता है कि आप जो आइडिया बोल रहे हैं वो डायरेक्टली टीचर के दिमाग पे घंटी बजाए, रादर देन हम लोग कॉम्प्लिकेटेड 4-5 एंगल लेके एक जगह फेंक रहे हैं, वो नहीं, छोटा छोटा आइडिया लेके सीधे फेंक रहे हैं, वो हुआ कंसाइज। मतलब कि वही बात कि बड़े बड़े चीज, जैसे अब मुझे बोलना है इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पे, तो अब मैंने क्या स्टार्ट कर दिया कि नहीं, आपको डायरेक्टली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, या अब तो एनपीए हट गया है, बैंकिंग प्रॉब्लम, पहले कुछ साल तक पहले बैंकिंग प्रॉब्लम बहुत चल रहा था, तो ये हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले बात क्या करना चाह रहे हैं कि इंडिया में पॉलिटिक्स होता है, करप्शन होता है, ब्यूरोक्रेसी खराब है, रिसोर्सेज की कमी है, डेवलपमेंट नहीं है, एंशिएंट जो हम लोग डेवलपमेंट लेते आ रहे हैं तो ये सब खराब है, तो इसीलिए हमारे पास पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। नहीं, हमको डायरेक्टली पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे आना था। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अब जब आंसर प्रॉपर्ली लिखिएगा तो और भी, मतलब कि हमें अपने आइडिया को बहुत कम शब्द में तुरंत प्रेजेंट कर देना है, एंड देन इट हैज टू बी परसुएसिव। अब देखो, अगर हम कोई राइटिंग से, प्रैक्टिस से कोई स्किल सीखते हैं ना, तो वो ये सीखते हैं कि हमारे, जब हम अपने आंसर में लॉजिक ले आते हैं, रादर देन अपने आंसर में बस एक इंफॉर्मेशन कि हाँ मैंने ये पढ़ा था कोई बुक में, मैगजीन में, और उसको वहां पे उल्टी कर दिया मैंने, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। खराब कुछ भी नहीं है, उससे भी मार्क्स मिलता है। क्योंकि मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे यार मैंने जो आंसर लिखा था ना, मजा नहीं आया, और उसके बाद वो लिखते ही नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप में अभी इंफॉर्मेशन परसुएसिव नहीं आया है तो वो आपका आधा आंसर जो है वो आधा है। नहीं, आपको ये धीरे धीरे आएगा, बहुत दिन बाद आता है कि आप जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि मैं फैन हूं आपको रवीश कुमार का, आपको वो न्यूज़ रीडर है, देखा ही होगा आपने। डिफरेंसेस उनसे हो सकते ही, मेरे भी डिफरेंसेस है बहुत टॉपिक्स पे, लेकिन आप ये नकार नहीं सकते कि उनकी लेखनी बहुत सही है। हर शब्द को वो बोलते हैं तो बहुत परसुएसिव है, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जब वो पहले लिखते होंगे 10, 20, 15 साल पहले, तो क्या वो आज ही की तरह लिखते होंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। आज और 20 साल पहले वाले में कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। एंड स्टिल आप अगर देखिएगा तो आज वो, मतलब नजर, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं कि वन ऑफ द गुड राइटर ऑफ न्यूज रीडर है। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूं कि टाइम लगता है, लेकिन हमारा गोल जरूर ये रहना चाहिए। और परसुएसिव का मतलब बस यही है कि आपके स्टेटमेंट में लॉजिक आ जाए, ठीक है। यूज विविड लैंग्वेज, एनेक्डोट्स एंड मेटाफर्स, ये समझ रहे हैं कि हम पुराना कोई एग्जांपल यूज करें या कोई आपको कंपैरिजन, मुहावरे, इस टाइप की चीजों को यूज करें तो वो हमारे लैंग्वेज को बेटर बनाता है, ठीक है। ये बात हम समझ गए, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर आपके बाद हमारे पास आता है, अच्छा चलो ये देख लो कि 26 जून तक आपके पास टाइम है। अगर आप हमारा
कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, यू गेट द आइडिया, वेस्ट बंगाल, जेपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये 8 बजे का बैच होगा। आपको कौन सा कोड यूज़ करना है ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल सके? तो PRJ लाइव, जो मैंने अपना टेलीग्राम ID बताया था, वही मेरा कोड भी है, PRJ लाइव, ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल हो सके। अगर आप ये कोड यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको ये हायर प्राइस पे मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे सक्षम बैच 7 में आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको ये PRJ लाइव यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें 1000 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होते हैं। फिर आपको इस क्लासेस में ये इंश्योर किया जाता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ, कोई को लगता है कि नहीं मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ। तो दोनों में हम कोशिश करते हैं कि आपको जो मेन अक्षर है वो आपको हर दोनों लैंग्वेज में मिल जाए, एंड देन आपको हिंदी एंड इंग्लिश सेपरेटली नोट्स भी मिलता है, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं है कि हाँ आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। तो ये इवेंचुअली हम हर कुछ करते हैं। बिसाइड और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है मैं जो कि नहीं अभी गिनवा रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी पढ़ाने के मोड में हूँ। मेंटरशिप, आपको टेस्ट सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें, जिसके लिए आप हमारे वेबसाइट studiiq.com पे जाके देख सकते हैं, जिसमें कि एक आपको पार्ट है स्टेट PSC कोर्सेज, उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कल्टिवेट अ नेटवर्क ऑफ मेंटर्स। देखिए इस पे कोई बात नहीं करता है। अब मैं मेंटर्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई जाके UPSC के ब्यूरोक्रेट्स को ही खोजना है और फिर एकदम गिरगिराना है, सर सर मेरा आंसर देख लीजिए। उनके पास उतना टाइम ही नहीं होगा कि वो अटेंड भी करेंगे। आइडिया मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, और एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि जो कोई भैया थे बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं तो बस उनके पास चले गए, हो सके वो मिसगाइड कर दे। ऐसा नहीं कि वो इल इंटेंशन होगा उनके पास, लेकिन हो सके उन्हें खुद ठीक से भी नहीं पता हो कि एग्जाम कैसे निकालते हैं, तो वो अगर आपको गाइड करेंगे तो गलती हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे जो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जनरली आपको आप मान सकते हो टीचर्स, तो ये लोग का इनसे बात करो। ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर आपको रिप्लाई कर देगा, ज़रूरी नहीं है हर ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड है वो आपको रिप्लाई कर देंगे और एस्पिरेंट आपको सही सजेशन दे देंगे, लेकिन कुछ कहीं तो मिलेगा। कहीं जो अपने पीयर्स में बात कर रहे हो, जो खुद खोए हुए हैं, उनसे ओपिनियन ले रहे हो, तो वो उतना फायदा नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां फायदा हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहां जनरली आपको एक बेटर ओपिनियन मिलेगा, तो खोजो, जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। ऑनलाइन का जमाना है, कहीं ना कहीं आपको हमेशा मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है कि आपको जो एग्जाम में दुनिया भर के डाउट होते हैं उसको नेविगेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, Embrace the power of data. It goes without saying कि अगर जब हम बोलते हैं कि हमारे आंसर में सब्सटेंस होना चाहिए, हमारे आंसर में एक वेट और ग्रेविटास होना चाहिए, तो वो सिर्फ बोलने से नहीं जाएगा। मैं इस बार एग्जाम निकाल लूंगा, बोलने से नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर टेस्ट पेपर दिखाता हूं, देख लो भाई मेरे टेस्ट पेपर में 200 में 160 आ रहे हैं, तो वो सब्सटेंस हो गया, वो डेटा हो गया कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने समझाया, यही चीज आपको अपने आंसर्स में भी करना पड़ेगा। जब आप बोलते हो कि इंडिया में मॉनसून के कारण एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम होता है, तो आपको कुछ डेटा डालना पड़ेगा कि पिछले साल इतना प्रोडक्शन हुआ था, इस बार इतना कम हुआ है, क्योंकि देखिए इस बार एल नीनो का इफेक्ट था, तो वर्षा भी इतनी कम हुई है। तो फिर आपके आंसर को वेट मिल जाता है और आप उसको अच्छे तरीके से बनाने लगते हो। और ये तो मैंने बस न्यूमेरिकल डेटा बोला, डेटा में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर का ओपिनियन हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, कोई भी एक तरीका जो कि आपके अभिव्यक्ति को सब्सटेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो वो चीज आपको यहां पे सीखना होगा। दिस इज नॉट ओनली दिस, मतलब ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी आपके आर्ग्यूमेंट को नहीं देता है, बट ये भी दिखाता है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज, कहीं लिखा होगा कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करने आता है चीजों को, और वो आप जब एनालाइज बोलता हूं तो आपके पास एक एविडेंस था, उस एविडेंस को यूज किया अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसी को कहते हैं एनालाइज करना। ठीक है, तो समझ गए। डेवलप अ पर्सनलाइज्ड रिवीजन। देखो अब हमने सारा काम कर लिया मेजर पीछे, अब चीजों को हम अगर रिवीजन ना करें तो हम हैं तो नहीं रामानुजन, हम चीज को जिंदगी भर तो याद रख नहीं पाएंगे, भूल ही जाएंगे। तो करना क्या है, तो हमको अब बहुत सारी भाषाएं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए वो बड़ी अच्छी भाषा है कि एक हो गधा वाला जो मजदूरी होता है ना, वो ये जनरली बोला जाता है कि मजाक उड़ाने के लिए, अरे तुम तो गधा ऐसा मजदूरी कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वही करना है कि आपको बस बार 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 जो पढ़े हो उसको रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ।
अब इसमें देखो रिवीजन क्या लोग सोचते हैं कि अरे मेरे एक भैया थे, ए भैया थे, उन्होंने रिवीजन करने के लिए ऐसे बोला है, बी भैया थे ये ऐसे बोले हैं, सी दीदी थी वो उन्होंने ऐसे बोला है। नहीं, आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है उसके हिसाब से, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। आप पहला महीना रिवीजन करते हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने ये गलती की थी यार, ऐसे नहीं करना चाहता, ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा है। दूसरा महीना जो किया ट्राई, ये भी सूट नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये वाला अंश ले सकता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ऑनेस्ट हो। अब 12 महीना ट्राई ही करते रह जाओगे तो फिर आप वही लेख लिख देना कि कैसे रूटीन बनाते हैं और भेज देना, बुक हो सके उससे बिक्री हो जाए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी एक रखनी पड़ेगी कि हाँ, एक जनरल ट्रायल 1 2 3 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके बाद आपको अपना सॉल्यूशन खोजना ही होगा। और फिर एक बार आपको वो सॉल्यूशन मिल जाता है, और दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो मैंने बनाए होंगे खूब सारे, आपको कोई भी सुनो, किसी को भी सुनो और उससे अपना आइडेंटिफाई कर लो कि ये मुझे सूट कर रहा है, उसके बाद उसे कभी चेंज मत करो। उसके बाद चेंज किए तो समझ लेना कि आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। ठीक है, तो ये सब समझ गए। तो इसी में आपको क्या करना है, देखो मैंने जो एक जनरल आइडिया दिया है कि स्पेस्ड रेपिटेशन, ये मैंने इसलिए लिखा ना कि जनरली ये चलता है कि मैं हर शाम को ऐसे रिवीजन करता हूं। ट्रस्ट मी, अ पर्सन हु कैन डू दैट, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा, प्रॉब्लम ये है। तो आपको स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब कि अपने में 3 4 5 दिन जो भी आपका फ्रीक्वेंसी हो, उसको एक फ्रीक्वेंसी दे दो कि मैं 5 दिन बाद रिवीजन करूंगा, 7 दिन में एक बार करूंगा, लेकिन वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसलिए एक कोई अपना पर्टिकुलर स्पेस चुन लो, उसके बाद उसको बार बार रिपीट करते रहो। ठीक है, फिर एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि जब भी आप चीज़ों को रिवीजन करते हो तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ लिए मन में और वो हो गया, नहीं, प्रॉपरली हर वर्ड बोलना है। जितना आप रिकॉल कर सकते हो, ऑब्वियसली आप पूरा वर्ड या अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना भी आइडिया, इसको मैं बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलता हूं, उस आइडिया को अपने दिमाग में रिकॉल करो, वो काफ़ी हेल्प करता है। एंड देन ये आपने जो रिकॉल किया, जो रिविजन बनाया, इसका क्या सही फल आपको मिल रहा है, तो इसको टेस्ट करता है मॉक टेस्ट, जो कि आदमी को लगता है कि सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए, भैया ये रिवीजन का भी एक तरीका है। तो ये भी याद रखिएगा, बिकॉज ये आपको ये दोनों प्रोसेस बहुत प्रेशर वाले टाइम में करवा देता है, तो वो आपको जिंदगी भर याद रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आपको इन जनरल रहा। एंड इस फोटो से आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपका निशाना यहाँ पे एक बार में नहीं लगने वाला है, बहुत बार इधर उधर मारिएगा, और लेकिन आपको मारते रहने पड़ेगा, और तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट वाला जो कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको करना पड़ेगा। आई होप यू रियली लाइक दिस, बिकॉज देखिए ये मैं इसमें बहुत जेनेरिक चीज़ डाल सकता था कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने चीज़ों को सोच समझ के डाला है ताकि आप लॉन्ग टर्म में इसको सुनो और समझोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये करना पड़ेगा। और जब आप ये चीज़ को शुरू से करते आ रहे हो, मान लो आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, या आप अपने तैयारी के 1st 2nd ईयर में हो, तो तुरंत इसको पकड़ो और आगे बढ़ो। एंड देन इवेंचुअली आपका किस्मत अच्छा रहा, आपने मतलब तैयारी अच्छे से की और सब कुछ सही रहा, तो डेफिनेटली क्रॉस थ्रू। ठीक है, चलिए तब आप कोशिश करिए, बिकॉज मेंस भी हमें पढ़ना है। हम बहुत बार सिर्फ प्रीलिम तक फोकस रहते हैं, तो इस आदत को हमें छोड़ना है। मेंस भी इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप भी समझ रहे हैं। चलिए तब।